कैसे हो आप लोग? In previous videos, I have discussed about the basic of national income. In this video, a very important topic is to be discussed: calculation of national income by three methods. It is asked in almost every competitive exams, and this topic is very important. So, सिर्फ फॉर्मूला रटने से नहीं चलेगा, कैसे हो रहा है और फॉर्मूला किस तरीके से हम ले आते हैं वो सारा कुछ अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं. ओके, बाय थ्री मेथड्स. सो द वेरी फर्स्ट मेथड इज इनकम मेथड. ओके, इसमें जो नेशनल इनकम का मीनिंग है वो है पेमेंट्स मेड टू द प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इसमें इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो पेमेंट हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम हो जाएगा. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने डिस्कस किया था, क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ओके, तो इसको वाइड तरीके से अपन डिवाइड करते हैं और उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं. इससे जो हमारा निकलता है इनकम मेथड से वो होता है NDPFC. व्हाट डू मीन बाय NDPFC? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. प्रोडक्शन इज हैपनिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स. Okay, so we have broadly divided the NDPFC into three parts. Compensation of employees, which we talk it as COE, then operating surplus, and then mixed income of the self-employed. One by one समझते हैं. Compensation of employees. Okay, मतलब इम्प्लॉयज को जो भी चीज, जो भी पेमेंट हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को जो भी पेमेंट हम करते हैं फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम कम्स अंडर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. ओके, वी विल डिस्कस इट इन ब्रॉड. नाउ देखो, टोटल रेम्यूनरेशन इन कैश और इन काइंड पेबल बाय एन entrepreneur to an employee in return for the work done during the accounting year. बोल रहे हैं कोई भी एंटरप्राइज है, कोई भी कंपनी है, वो एम्प्लॉय हायर करेगा, एम्प्लॉय वर्क करेगा तो उसको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा. ये सैलरी कैश में भी हो सकता है या काइंड में भी हो सकता है. ठीक है, फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. जिस ईयर में वो बंदा काम कर रहा है उस ईयर में उसको उसके वर्क के लिए उसको सर्टेन सैलरी मिलेगा विच कम्स अंडर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. वो कैश में भी हो सकता है, वो काइंड में भी हो सकता है. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेगमेंट. ओके, सो नेक्स्ट कम्स हियर इज ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है, इसमें आता है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट. क्या क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट. ओके, मैंने आप लोगों को सबको पता होगा रेंट क्या होता है. आपने अपनी जमीन पे किसी को रहने को दिया तो वो आदमी आपको क्या देगा? पैसे देगा ना, फॉर यूजिंग दैट लैंड. तो पेमेंट रिसीव्ड फॉर लैंड इज कॉल्ड रेंट. ओके, इंटरेस्ट क्या होता है? पूंजी आप कहीं से उठाते हो, बैंक से उठाते हो, कहीं से भी फाइनेंशियल मार्केट से आप कैपिटल जब उठाते हो तो आपको उसके ऊपर एक तरीके का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. उसी को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट. अमाउंट पेबल टू द ओनर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन द प्रोडक्शन यूनिट. आपने कहीं से कैपिटल लिया, उसके बदले में आपने उसको इंटरेस्ट दिया तो वही क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा. कोई अमाउंट दिया और उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट बोलेंगे. रॉयल्टी, बच्चे इसको नहीं समझ पाते. देखो, रॉयल्टी क्या होता है? Amount to be paid to landlord for granting the leasing rights for subsoil assets. मोटा भाषा में इसको ऐसे समझते हैं, आपका एक जमीन है, आपने उसको लीज पे दे दिया किसी भी टेनेंट को. ठीक है, आपने उसको लीज पे दे दिया किसी भी टेनेंट को. उस टेनेंट को उस लीजिंग राइट्स के लिए लैंडलॉर्ड को एक सर्टेन
अमाउंट पे करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। समझ में आ गया? जो लीजिंग राइट्स लैंडलॉर्ड टेनेंट को प्रोवाइड करेगा उसके बदले में एक अमाउंट पे करना पड़ेगा एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड रॉयल्टी। ओके, प्रॉफिट क्या होता है? मुनाफा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन आप करते हो तो उसमें जो आपका बचत हो जाता है, जो आपका मुनाफा होता है, उसी को बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट को अगर हम इकोनॉमिकल टर्म्स में समझे तो वो होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जो आपने जनरेट किया रेवेन्यू और जो आपका खर्च हुआ, जो बच जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। Again, in the context of NDPFC, profits can be divided into 3 types. Profit में dividend आता है, corporate taxes आता है, and undistributed profits आता है, which we will discuss in detail in the next segment. Okay, so NDPFC by national income by income method can be calculated by, देखो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। compensation of employees, जो आपने एम्प्लॉयज को उसके वर्क के लिए जो पैसे दिए, अमाउंट पे किया, या तो उसको कैश में पे किया या तो उसको काइंड में पे किया, वो किसके अंदर आ जाएगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर आ जाएगा। उसके बाद होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, आपका रेंट का वैल्यू, आपका कैपिटल का वैल्यू, आपका लीजिंग राइट्स का वैल्यू और आपका प्रॉफिट। ठीक है, वो किसके अंदर आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आ जाएगा। Then the third topic is mixed income of the self-employed. Okay? अगर कोई भी बंदा 2 या 2 से ज्यादा काम में इन्वॉल्व है तो उसको एक तरीके का मिक्स्ड इनकम जनरेट होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। मान लो एक बंदा है जो पढ़ा रहा है, ठीक है, और शाम में कोई और भी काम कर रहा है, मान लो एक दुकान में भी वो बैठ रहा है और वो पढ़ा भी रहा है, तो उसको एक तरीके का सैलरी मिल रहा है और एक तरीके का जो उसको दुकान से इनकम जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट, वो उसके लिए क्या हो जाएगा? मिक्स्ड इनकम हो जाएगा। 2 तरीके का इनकम हो गया ना, एक तो जो वो कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है उससे जो उसका पैसा बन रहा है वो, और एक जो वो दुकान में बैठ रहा है उसका जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो। तो दोनों जो काम कर रहा है उन दोनों का इनकम मिला के अपने पास क्या आ जाएगा? Mixed income of the self-employed. If a person is employed in 2 or more work, then the combined income is termed as mixed income of the self-employed. COE. I have discussed that COE comprises of wages and salaries in cash, compensation in kind, and employers' contribution to social security schemes. देखो, किसी भी कर्मचारी को उसके काम के लिए 3 तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं। या तो उसको कैश में पेमेंट कर सकते हैं, या उसको काइंड में पेमेंट कर सकते हैं, या तो उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। देखते हैं कैश में क्या आ जाएगा? उसके महीने का जो सैलरी होता है वो क्या हो जाएगा? बेसिक पे। ठीक है, अलाउंसेस, अलाउंसेस का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा में दे देना, जैसे आपने सुना होगा हाउसिंग अलाउंसेस, फिर ओवर टाइम अलाउंसेस, फिर सिक लीव अलाउंसेस। ठीक है, तो मतलब हाउसिंग रेंट, रेंट कहीं पर कुछ पैसे रेंट का दे देते हैं, या कहीं पर सिक लीव लेते हैं तो उसका पैसा दे देते हैं, और कहीं पर होता है कि अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं, आपका एक टाइमिंग है वर्क का, उससे ज्यादा आप काम कर रहे हैं, तो उसमें ओवर टाइम अलाउंस दे देते हैं कंपनी। ठीक है, अब कॉम्पनसेशन इन काइंड क्या होता है? वो पैसे की तरफ से नहीं होता है, वो काइंड के तरफ से होता है। इसका मतलब क्या है कि आप हाउसिंग जो है अपने एम्प्लॉय को फ्री में दे रहे हो, आप उसको सैलरी भी दे रहे हो प्लस महीने का एक घर भी रुकने के लिए दे रहे हो कि महीने में कोई रेंट नहीं लग रहा, आप फ्री में वहां पर हो, तो वो क्या हो जाएगा? फ्री हाउसिंग। उसके बाद होता है मेडिकल फैसिलिटीज, वो जो कि सारे कंपनी में देते हैं। अगर आपका कुछ भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है तो दे विल कवर फॉर दैट अमाउंट। ओके, देन किसी किसी कंपनी में फूड भी फ्रीली देते हैं, जैसे लंच हो गया, फिर ब्रेकफास्ट हो गया, वहां पर लगता है बुफे टाइप का, तो यू कैन गो ओवर देयर एंड ईट। ओके,
नाउ फ्री यूनिफॉर्म, जैसे अगर मैं एजुकेशन सेक्टर का बोलूँ तो बहुत सारे टीचर्स को हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म फ्रीली प्रोवाइड किया जाता है बाय द स्कूल अथॉरिटी। ओके, नाउ फ्री एजुकेशन, आपके चिल्ड्रन के लिए, आपके बच्चों के लिए क्या करता है, कोई कोई कंपनी फ्री एजुकेशन का भी स्कीम देता है कि आप किसी भी स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन करवाते हो तो जो उसका फीस है वो क्या करेगी, कंपनी बियर करेगी। ओके, वेरी इजी। नाउ द थर्ड टाइप इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। देखो, कोई भी एम्प्लॉय चाहेगा कि अगर वो कहीं पर भी काम करने जाए तो वो क्या रहे, सिक्योर रहे, सिक्योरिटी स्कीम्स उसको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला होता है, आप लोगों ने सुना होगा प्रोविडेंट फंड, पीएफ या लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत डायरेक्ट है, क्या हो गया कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया आपके साथ तो आपके फैमिली को कुछ अमाउंट, इंश्योर्ड जो अमाउंट है आपके ऊपर वो आपके फैमिली को प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोविडेंट फंड आपकी सैलरी से कुछ पार्ट कटते जाता है, जब आप किसी भी कंपनी को लीव करते हो, लेफ्ट करते, एग्जिट होते हो वहां से, तो आपको वो अमाउंट मिल जाता है। फिर पेंशन, सैलरी मतलब जब आपका नौकरी खत्म होता है उसके बाद आप जब ओल्ड एज में एंटर कर जाते हो तो आपको हर महीने कुछ आपके कंपनी से, प्रीवियस कंपनी से क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। ठीक है, कैजुअलिटी इंश्योरेंस, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, किसी भी तरीके का कैजुअलिटी हो गया आपके साथ तो उसके ऊपर भी कंपनी क्या करती है, इंश्योर करती है और आपको कवर करती है, आपके अमाउंट को कवर करती है। ठीक है, वेरी इजी। सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या आ गया, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो डायरेक्टली कैश के तरीके से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। काइंड, जैसे फ्री हाउसिंग हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, फ्री एजुकेशन हो गया, फ्री यूनिफॉर्म हो गया, एक्सेट्रा। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी कुछ कुछ होती है, जैसे आपका पीएफ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, कैजुअलिटी इंश्योरेंस हो गया। ओके, नाउ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख दिया है। द इनकम इज मिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कोई ऐसा इनकम जिसमें वेजेस भी मिक्स है, जिसमें प्रॉफिट भी मिक्स है, जिसमें इंटरेस्ट भी मिक्स है और जिसमें रेंट भी मिक्स है। मान लो कोई आदमी दो दो काम कर रहा है तो दो दो तरीके का इनकम उसको मिलेगा, तो वो कौन से कैटेगरी में आ जाएगा, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर of this NDPFC is profits are divided into three broad categories. Okay, मैंने कुछ बुक्स में देखा क्लास 12 के, तो उसमें इसको अच्छे ब्रॉडली तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो, डिविडेंड प्रॉफिट्स को तीन तरीके से बांटा जा सकता है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्सेस एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या क्या, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस। डिविडेंड क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज गॉन टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, देखो ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आपको समझ में आएगा शेयर्स एंड एवरीथिंग। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है और आपने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया हुआ है तो फिर मतलब थोड़ा सा समझ जाता है। ठीक है, देखो कोई भी कंपनी होता है उसके शेयर्स बहुत सारे कंपनीज होल्ड करती है। ठीक है, तो कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट उन शेयर होल्डर को भी जाता है। ठीक है, जैसे रिलायंस की कंपनी है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज ने अपने शेयर्स लगाए हैं, तो जब ओवरऑल जब प्रॉफिट आता है तो उसका कुछ पार्ट सारे शेयर होल्डर्स को चले जाता है। जितना शेयर किसी भी कंपनी का किसी भी बड़े कंपनी में रहता है उस हिसाब से उसका क्या जाता है, प्रॉफिट जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, सिंपल ये समझना है, ओवरऑल प्रॉफिट में जो शेयर होल्डर्स को जा रहा है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज गॉन टू द शेयर होल्डर्स इज टर्म्ड एज डिविडेंड। ओके ओके, कॉर्पोरेट टैक्स इज वेरी इजी। देखो, पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड एज टैक्सेस। कोई भी बड़ी कंपनी है उसको गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करना होता है एंड दैट कम्स अंडर कॉर्पोरेट टैक्सेस। Then the third part is undistributed profit. दे दिया, सब कुछ दे दिया, डिविडेंड भी दे दिया, कॉर्पोरेट टैक्सेस भी दे दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो हमें किसी को भी ना देना पड़े।
that part of profit which is left with the company for betterment of that company, ठीक है। कोई भी कंपनी को आगे चलाने के लिए या कोई भी कंपनी ग्रो करे उसके लिए कुछ प्रॉफिट उसके पास रहना चाहिए ताकि वो उस कंपनी को और भी ज़्यादा ग्रो कर सके, ताकि वो और भी ज़्यादा कैपिटल एक्वायर कर सके, ताकि वो और भी ज़्यादा इक्विपमेंट्स ले सके। That part of profit which is left with the company for the betterment and for the growth of that company comes under undistributed profits. Now we will quickly see that by adding compensation of employees, operating surplus and mixed income, we get NDPFC. NDPFC is nothing but net domestic product at factor cost. Okay, national income was the payment paid to the primary factors of production. Compensation of employees will cover the wages part. Operating surplus will cover rent, profit, royalty and interest, and mixed income, which is mixed income is the income which is the mixture of wages, profit, interest. Okay, so NDPFC क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, लेकिन नेशनल इनकम में हम नेशनल प्रोडक्ट लेते हैं। एनडीपीएफसी क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, बट नेशनल इनकम में हम नेशनल प्रोडक्ट लेते हैं। तो एनएनपीएफसी या नेशनल प्रोडक्ट में जाने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ओके, अब हमें जीडीपी एमपी तक जाना है। देखो मैंने क्लियर किया था ये वाला पॉइंट। देखो हमारे पास एनएनपीएफसी है, ठीक है, ओके, हमारे पास एनएनपीएफसी है, हमें जीडीपी एमपी तक जाना है। देखो एन से जी तक जाने के लिए, नेट से ग्रॉस तक जाने के लिए वी हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन। ओके, हियर वी आर गिवन नेशनल प्रोडक्ट, हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एनएफआई को माइनस करना पड़ेगा, एनएफआई को माइनस कर दिया, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, तो वी हैव टू ऐड net indirect taxes, and net indirect taxes is the difference between indirect taxes and subsidies. Okay, देखो in nutshell इनकम मेथड से हमें एनडीपीएफसी मिलता है which is the sum of compensation of employees, operating surplus, mixed income। उसके बाद हमें नेशनल इनकम चाहिए, नेशनल इनकम मतलब नेशनल प्रोडक्ट, तो एनएनपीएफसी चाहिए which is NDPFC plus net factor income from abroad. Then we would be given to calculate anything. So I have given you an example to calculate GDP-MP from NNPFC. So you can see over here that NNPFC plus depreciation will give us GNPFC, and then we deduct, if we deduct NFIA, then we would get NDPFC, and then when we add net indirect taxes, then we would arrive at the result which is GDP-MP. This topic is very important. We are going to discuss in this segment precautions to be taken in case of national income. इसका सिंपल सा ये मतलब है कि कौन सा आइटम्स या कौन सा चीज हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड करेंगे और कौन सा एक्सक्लूड करेंगे। देखो नेशनल इनकम में वही सारा आइटम इंक्लूड होगा जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है या किसी तरीके का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है या कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। आप किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, उसमें आपका जो पेमेंट आपको रिसीव हो रहा है वो इंक्लूड होगा। आप कोई भी कंजम्पशन कर रहे हो, उसमें जो एक्सपेंडिचर आप खर्च कर रहे हो वो क्या होगा, इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी पेमेंट इनकम हो रहा है दैट वुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, एंड कंजम्पशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है दैट वुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके, नाउ सी फर्स्ट पॉइंट, अवॉइड ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, वो सारा पेमेंट जिसमें कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रहा है,
तो क्या हम उसको इंक्लूड करेंगे? वी वुड नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स और ट्रांसफर इनकम वी वुड नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ओके, देन इनलीगल इनकम। इनलीगल इनकम जिसमें कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो हो नहीं रहा है, आप किसी भी इलीगल वे से आप कोई भी इनकम जब एक्वायर करते हो तो उसको नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्मगल कर रहे हो या आप गैम्बलिंग कर रहे हो या आपने किसी का पैसा चोरी कर लिया है, तो क्या वो इनकम कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में यूज हो रहा है या कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी से जनरेट हो रहा है? नहीं। That is why illegal income is not included in the accounting of national income. Very easy. Okay. Then the third point is income from the sale of second-hand goods. Students are very confused about this one. I have always written in the definition that any production which is taking place during the accounting year, जिस ईयर में कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रहा है उसी ईयर के नेशनल इनकम अकाउंटिंग में उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रीवियस ईयर के नेशनल इनकम को नहीं, कोई भी प्रीवियस ईयर के इनकम को इस साल के नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते। देखो, अब ये जो सेकेंड हैंड गुड्स है, ठीक है, the value of their original sale has already been counted in the year of their purchase। देखो, अगर आपके पास मान लो कोई ओल्ड स्कूटी है या ओल्ड बाइक है या ओल्ड कार है, तो आपने जब मान लो 2017 में उसका परचेज किया, तो मैंने क्या बोला, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड होगा, तो वो ऑलरेडी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में उसका वैल्यू क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको लग रहा है कि मैं इससे अच्छा मॉडल लूंगा, तो आपने 2021 में सोचा कि मैं इसको बेच दूंगा। ठीक है, तो क्या 2021 में जो उसका वैल्यू आपको रिसीव होगा, क्या वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड होगा? नहीं होगा, बिकॉज दैट वैल्यू हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द ईयर ऑफ देयर परचेज। जब वो कार खरीदा गया उसी ईयर में उसका वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया, तो फिर से दोबारा उसका वैल्यू थोड़ी इंक्लूड होगा। दैट वुड अकाउंट टू डबल काउंटिंग। इसीलिए द परचेज इनकम फ्रॉम द परचेज और सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ओके, सो however, commission paid to the brokers is included because a new factor income is generated. But कोई भी, मान लो आपको कार बेचना है, ठीक है, तो आपने किसी एजेंट को हायर किया, क्योंकि आपको लगा कि एजेंट के द्वारा मुझे कोई भी एजेंसी अच्छी मिल जाएगी जहां पर मुझे कार का अच्छा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने कोई भी एजेंट हायर किया या कोई भी ब्रोकर हायर किया, तो आपको उसको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अमाउंट इंक्लूड होगा या नहीं होगा? दैट अमाउंट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज दैट इज अ न्यू फैक्टर इनकम। उस बंदे के लिए उसने अपना सर्विसेज प्रोवाइड किया, उसको एक इनकम मिला, तो एक न्यू तरीके का फैक्टर इनकम जनरेट हुआ। दैट इज व्हाई कमीशन पेड टू द ब्रोकर्स इज इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। मैं धीरे थोड़ा बोल देती हूँ। देखो, कोई भी ब्रोकर है, ठीक है, आपके सेकेंड हैंड गुड को या सेकेंड हैंड कार को, बाइक को आपके कोई भी बड़े एजेंसी में आपके कार को अच्छे वैल्यू में वो सेल करवा दे रहा है, तो क्या उसका जो कमीशन है या जो उसने ब्रोकेज लिया है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? क्यों नहीं होगा? होगा, क्योंकि उसके लिए तो वो एक फैक्टर पेमेंट है जो उसको रिसीव हो रहा है। उसने एक सर्विस प्रोवाइड किया कि उसने उसको अच्छे से बेचा दिया, तो उसके बदले में उसको एक अमाउंट मिल रहा है जो कि अकाउंटिंग ईयर में उसको मिल रहा है। दैट इज व्हाई न्यू फैक्टर सर्विस इज जनरेटेड एंड दैट इज व्हाई दैट अमाउंट, दैट कमीशन इज इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स का जो इनकम है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी ब्रोकेज को या कोई भी कमीशन ब्रोकर को या एजेंट को जब हम पे करते हैं फॉर देयर सर्विसेज, वो क्या होता है? इंक्लूड होता है।
फटाफट ये 2 पॉइंट भी देख लेते हैं। लॉटरीज, लॉटरीज को अपन क्या बोलते हैं, विंडफॉल गेन। कोई लॉटरी लग गई मान लो, बहुत बढ़िया भाई, हमें लॉटरी लग गई, कहीं से हमारी कोई किस्मत चमक गई, हमें लॉटरी लग गई, तो क्या वो नेशनल इनकम इंक्लूड होगा? मैंने क्या बोला, जहां पर भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, वही दोनों चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। लॉटरी लग गई, आपने क्या कोई प्रोडक्शन किया या आपने कोई एक्सपेंडिचर किया? नहीं किया ना, तो दैट मीन्स दैट लॉटरी और विंडफॉल गेन भी इसको बोलते हैं, is not included in the accounting of national income. Now see, imputed rent of owner occupied houses, ठीक है। अब imputed rent क्या होता है? देखो, मैंने एक घर खरीद लिया, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो उस घर को रेंट में दे सकती हूँ, या मैं चाहूँ तो उस घर को रेंट में नहीं दे सकती, मेरी मर्जी भाई, ठीक है। तो अगर मैंने उसको रेंट पे दे दिया, मैंने उसको बोला कि भाई तू एक रूम रख ले, तो उसके बेसिस पे मुझे मिला 6,000 रुपये, ठीक है, ठीक है, तो वो तो हमारा फैक्टर पेमेंट है, फैक्टर इनकम है, वो तो डायरेक्टली इंक्लूड हो रहा है। या एक तरीके से इनडायरेक्टली को हम लोग बोलते हैं, इनडायरेक्टली रेंट या इम्प्यूटेड रेंट को हम लोग, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। मान लो मेरी मर्जी है, मैंने नहीं दिया किसी को भी रेंट में, अगर मैं देती तो मुझे 6,000 का इनकम तो होता ना। तो जो हमें रेंट दिख नहीं रहा है, जो हमें रेंट नजर नहीं आ रहा है, जो रेंट इनडायरेक्ट है, जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है घर का, वो भी क्या होगा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड होगा। क्योंकि अगर मैं वो घर किसी को रेंट पे देती तो मुझे एक फैक्टर इनकम जनरेट होता। अभी मेरी मर्जी, मैंने नहीं दिया, तो मैं खुद तो रह रही हूँ ना वहां पर, मैं उसका फैक्टर सर्विसेज तो ले रही हूँ ना, उस घर का फैक्टर सर्विसेज एक्वायर कर रही हूँ। तो दैट मीन्स दैट जहां पर भी फैक्टर सर्विसेज जनरेट हो रहा है, दैट इज इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। ओके, बहुत ही फास्ट मेरा आदत है रिपीट करने का। तो देखो, ट्रांसफर पेमेंट्स को नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए ट्रांसफर पेमेंट्स को नहीं करेंगे। इलीगल इनकम को नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। सेल और सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं करेंगे क्योंकि अकाउंटिंग ईयर में वो उसका वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। हाउएवर जो ब्रोकर्स को कमीशन पे कर रहे हैं वो करेंगे क्योंकि एक नया तरीके का फैक्टर इनकम जनरेट हो रहा है। ओके, लॉटरीज नहीं, हमारी किस्मत थी, हमें लॉटरी लग गई, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रहा है नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स दैट नेशनल इनकम इज नॉट, lotteries is not included in the accounting of national income. And then imputed rent, जो रेंट हमें डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा है, जो अगर हम किसी घर में रह रहे हैं, अगर उसको हम रेंट पे दे देते तब जो मिलता, और अगर रेंट पे नहीं दिया है तो हम खुद तो उसका सर्विसेज का मजा उठा रहे हैं ना, तो उस तरीके के रेंट को हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड करेंगे। I hope this is clear. Okay guys, okay my dear students, now we will see a method to be calculated using the income method to calculate domestic income and national income. I have repeated it several times. National income is NNPFC. Please do remember this. National income is NNPFC and domestic income is NDPFC. Domestic मतलब in the domestic territory and national income मतलब national product, उसमें NFIA भी include हो जाएगा। Okay, okay guys, see, we have been given items and we have been given the value of those items. Okay, wages is 50 crores, direct tax is 500 crores, transfer payments is 120, NFI is 1000, social security contributions is 60, rent 10, interest 20, corporation tax is 30, dividend is 35, undistributed profit is 40, mixed income is 200. Okay, my dear students, we will include only those items which are of our relevance. ठीक है, वही आइटम्स इंक्लूड करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंस के होंगे, जो हमारे मेथड के रेलिवेंट होंगे, ठीक है। सबसे पहले एनडीपीएफसी में हमने क्या पढ़ा था कि एनडीपीएफसी इज द समेशन ऑफ COE,
COE plus operating surplus plus mixed income. Okay, COE is compensation of employees. Okay, so here you can see that directly compensation of employees is not given, but however the components of COE is given to us, so we will calculate it separately. COE means wages, social security contributions, wages in cash, wages in kind, and social security contributions. Here we are given wages and here we are given social security contributions. और कोई भी पार्ट अगर आप देखोगे COE का इसमें नहीं गिवन है. ओके, सो वी विल जस्ट टेक वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस, ऐड देम. Wages is 50 crores and social security contributions is 60 crores, which give us a sum of 110 crores. ठीक है, ओके. ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने क्या बताया था? ऑपरेटिंग सरप्लस इज द सम ऑफ रेंट, interest, royalty and profit. Okay, now here also operating surplus in a whole is not given. अगर whole में given है then we will take that component only. अब यहाँ पर क्या है? segregation given है. ठीक है, तो हम simply add कर लेंगे चारों components को. देखो rent हमारे पास कुछ given है, rent हमारे पास 20, नहीं rent is 10, sorry, rent is 10, interest is 20. ओके, रॉयल्टी तो यहाँ पर गिवन नहीं है, सो रॉयल्टी वी विल टेक एज 0. ओके, एंड प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट यहाँ पर कहीं पर भी आपको डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा है, बट प्रॉफिट के कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, सो वी वुड ऐड दिस 3 कंपोनेंट्स टू डिराइव एट प्रॉफिट. सो वी आर गिवन कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. So corporation tax is given to be 30, dividend is given to be 35, and undistributed profit is given to be 40. Okay, 10 plus 20 is 30, 30 plus 30 is 60, 60 plus 40 is 100, and 100 plus 35 is 135. प्लीज अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो प्लीज, क्योंकि मैं लाइव आप लोगों को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज डू बेयर विद मी. ओके, सो एंड मिक्स्ड इनकम वी आर गिवन 200. सो NDPFC, बट आई विल मेक श्योर दैट कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से ना हो. सो दिस 3 कंपोनेंट्स का सम हो जाएगा. तो COE इज 110, operating surplus is 135, and mixed income is 200. Okay, so this comes out to be 445 crores. Okay, this comes out to be 445 crores. Then see the sum. Okay, 0 5 3 4 2 plus 1 3 3 plus 1 is 4. I have done it correctly. Okay, NDPFC comes out to be 445 crores. Then we have to calculate national income, which is NNPFC. So अगर डोमेस्टिक में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, so we will derive at NNPFC. So my dear students, NDPFC plus NFIA would give us 445 plus I think NFIA is given to be 1000. Okay, 1000. So it comes out to be 1445 crores. Okay, one point here I have to discuss it कि देखो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे इररिलेवेंट आइटम्स दे देते हैं. हमें उससे कोई मतलब नहीं है. जो हमारे मेथड से रेलिवेंट है वही आइटम्स हमें इंक्लूड करना है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये. सेकंड पॉइंट देखो, बहुत सारे क्वेश्चन में COE भी दे देंगे और उसके सेपरेट कंपोनेंट्स भी दे देंगे. तो क्या हम सेपरेट कंपोनेंट्स भी ऐड करेंगे, फिर COE भी ऐड करेंगे? जहां पर COE है, जो टोटल वैल्यू है, that only we will include. We will not include the components separately. Okay. Similarly,
कहीं पर भी ऑपरेटिंग सरप्लस दे देगा और कुछ कंपोनेंट्स दे देंगे, तो वी विल टेक द ओवरऑल होल वैल्यू, so we will include only the operating surplus value. Okay, I hope it is clear. Very easily you can solve if you go through the concepts clearly. Okay, just don't learn the formulas, just try to derive and just try to understand the rationale behind those formulas. Now the second method is value added method, or we call it as product method and output method to calculate national income. Okay, देखो इस मेथड से we derive at GVAMP. What is GVAMP? Gross value added at market price. ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं. GVAMP क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. जो हमारा फाइनल गुड्स का वैल्यू होता है उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन के वैल्यू को जब डिडक्ट करते हैं, वी डिराइव इट एज GVAMP. ओके, तब हमें क्या मिलता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. ओके, नाउ द क्वेश्चन विच कम्स टू आवर माइंड इज व्हाई वी आर डिडक्टिंग इंटरमीडिएट कंजम्पशन. देखो बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूंगी. मार्कर, इस मार्कर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल्स लगा, इंक लगा, फिर ये जो मटेरियल है जो प्लास्टिक है वो लगा. ठीक है, लेकिन सब सारी चीज़ों का जो प्राइस है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, इसीलिए प्लास्टिक का प्राइस या इंक का प्राइस हम उससे क्या कर देते हैं? डिडक्ट कर देते हैं. ठीक है, ये एक तरीका हुआ. और एक तरीका है, द वैल्यू ऑफ गुड्स यूज्ड फॉर इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाज नॉट प्रोड्यूस्ड. देखो, वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बट परचेज्ड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम सम अदर एंटरप्राइजेस. देखो, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में जो गुड्स हेल्प करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं या रॉ मटेरियल्स बोलते हैं. ठीक है, तो कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए. तो अगर हम इस मार्कर को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, लेबर चाहिए जो इस मार्कर को प्रोड्यूस कर सके, इंक चाहिए, उसके बाद ये जो प्लास्टिक है, ये ऊपर वाला प्लास्टिक है वो चाहिए. तो उसको क्या हम प्रोड्यूस करते हैं? रॉ मटेरियल्स क्या हम प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, प्रोड्यूस नहीं करते. वो जो रॉ मटेरियल्स है हम किसी दूसरे एंटरप्राइज से खरीदते हैं. इसीलिए जब कोई चीज़ हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या हम इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे. दैट इज व्हाई फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट वी डिडक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन. क्योंकि thus to find out the contribution of the enterprise to the current flow of goods and services, deduct the value of intermediate consumption from value of output. इसीलिए मेरा क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्केट में मेरा क्या है? मैं इस मार्कर को प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं इस मार्कर को मार्केट में भेज रही हूँ. मैं क्या इसके अंदर का जो प्लास्टिक है या इसके अंदर का जो इंक है या कोई भी रॉ मटेरियल जिसके यूज से ये प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या मैं उसको प्रोड्यूस कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ. तो उसका वैल्यू क्यों इंक्लूड करेंगे? जो मेरा कंट्रीब्यूशन है मार्केट पे उसी को हम लोग क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं. एंड दैट कंट्रीब्यूशन इज ओनली टर्म्ड एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. नाउ यू विल आस्क दैट मार्केट प्राइस. ये मार्केट प्राइस पे इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये हम मार्केट का सिनेरियो ले रहे हैं. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ऑलरेडी क्या इंक्लूड होता है? फैक्टर कॉस्ट जो होता है उसके ऊपर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी मार्केट में इंक्लूडेड होता है. दैट इज व्हाई वी कैलकुलेट इट एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. We will take the value of the final goods and then we will deduct the value of intermediate consumption. Okay? देखो ये जो मेथड है मेरा फेवरेट है बिकॉज इट इज इजी. इसमें बस ये समझना है कि जो फाइनल गुड्स का वैल्यू है उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर हम माइनस कर देंगे वी विल डिराइव डायरेक्टली एट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. बस इतना ही करना है इस मेथड में. ओके, नाउ वी विल सी वन मोर सिनेरियो very quickly. I have told that value of output was directly given by the product of price into quantity. Now, value of output can also be given by the sum of sales plus change in stock. ठीक है,
कोई भी अकाउंटिंग ईयर में आपका जितना सेल होता है उसका वैल्यू प्लस कुछ आइटम्स आपके अनसोल्ड रहते हैं, कुछ आइटम्स आपके अनसोल्ड रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो जो आपका सेल हुआ और जो आपका स्टॉक बच गया उसका वैल्यू क्या देता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। दोनों का सम का वैल्यू क्या देता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, सेल्स मान लो आपका 10 लाख का आपका सेल हुआ एक पर्टिकुलर ईयर में और आपके कुछ स्टॉक्स बच गए, कुछ आइटम्स आपका अनसोल्ड हो गया। मान लो आपके पास पहले 50 थे, उसका चेंज इन स्टॉक का वैल्यू होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आपके पास पहले 50 थे, उसके बाद आपके पास 30 हो गए, तो आपके पास कितना बचा, 20 बचा ना। मतलब 50 आपके पास थे, 30 आपका बेचा गया, तो आपके पास कितना बचा, 20 बचा। तो इन 20 स्टॉक्स का वैल्यू, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वी विल डिराइव एट वैल्यू ऑफ आउटपुट। आई थिंक इट इज क्लियर। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल जितना आपका परचेज, जितना आपने बेचा प्लस आपका जो मटेरियल बच गया उसका वैल्यू। ठीक है, GVAMP क्या बताता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो here in the place of value of output I will directly write it as sales plus change in stock minus intermediate consumption. Okay, now change in stock, please remember closing stock minus opening stock. Okay, जो आपके पास अभी है और जो जिससे आपने ओपन किया था दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टॉक। ओके, नाउ ये जो है ग्रॉस value added at market price is given by the three sectors. I have discussed the three sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary क्या था, natural resources को exploit करके होता था, secondary sector manufacture से, और tertiary sector was services. Okay, ठीक है, तो different sectors का GVAMP हमें calculate करना है to derive at national income. मान लो GVAMP आ गया हमारा प्राइमरी से 200 करोड़, सेकेंडरी से आ गया हमारा 300 करोड़ और टर्सरी से आ गया हमारा 500 करोड़। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू हो गया तुम्हारा, 1000 करोड़। ठीक है, तो ये जो 1000 करोड़ है वो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल नेशनल इनकम हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, नाउ वी विल क्विकली डिराइव एट नेशनल इनकम। I want to show you the working. So national income is NNPFC. Okay, my dear students. Okay, GVAMP is nothing but GDPMP because it is producing domestically. So GVAMP is GDPMP. We have taken GDPMP as value of output minus intermediate consumption. Okay, now we have to derive at NNPFC. ठीक है, तो GDPMP से NNPFC तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, G से N, ग्रॉस से नेट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, DP डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है तो वी हैव टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ओके, एंड ये मार्केट प्राइस पे प्रोड्यूस हो रहा है तो FC में जाने के लिए वी हैव टू डिडक्ट ऑल द इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस which is indirect taxes minus subsidy. Very easy topic. देखो GVAMP क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और ये सारे फैक्टर्स का सम, सारे सेक्टर्स का सम होता है। ठीक है, उससे अगर NNPFC जाना है तो ग्रॉस से नेट मतलब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। DP से NP जाना है तो क्या करना पड़ेगा, NFI को प्लस करना पड़ेगा, और MP से FC जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमें माइनस करना पड़ेगा। और एक चीज था, वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी लिख सकते हैं। बस इस मेथड में कुछ भी नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि
वैल्यू एडेड क्या होता है कि जो फाइनल गुड्स का वैल्यू है उसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू है उसको क्या करना है, डिडक्ट करना है। या पर्टिकुलर ईयर में हमारा जो सेल हो रहा है और जो हमारा स्टॉक लेफ्ट हो रहा है उसका वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और एनएमपीएफसी में जाने के लिए वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। आई होप इट इज क्लियर। Now quickly we will see the precautions to be taken care of while accounting national income by value added method or product method or output method. See देखो कुछ precautions मैंने पिछले मेथड में डिस्कस किए थे, सेम टू सेम इस मेथड में भी precautions रिपीट हो जाएंगे, बाकी कुछ एक आध प्रिकॉशन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, सो वी विल क्विकली गो थ्रू दोस। देखो सबसे पहला जो है वो है अवॉइड डबल काउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड डबल काउंटिंग। देखो मैं बार बार आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि जब आपने फाइनल गुड्स के वैल्यू को इंक्लूड कर दिया उसमें आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज फाइनल गुड्स में तो ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू इंक्लूडेड है। तो आप अगर बार बार एक ही चीज को ऐड करते जाओगे तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। दैट इज व्हाई while calculating value added method we have to avoid double counting, which means that we have to take only the value added, that is value of final goods minus intermediate consumption. Okay, now do not include sale of second hand goods, बहुत लंबा चौड़ा मैंने समझाया है। देखो सेकेंड हैंड गुड्स के सेल को हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि जब ये गुड्स ओरिजिनली परचेज हुआ था तब इनकी वैल्यू उस अकाउंटिंग ईयर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो अभी इसके वैल्यू को इस ईयर में इसके वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, सेल्फ कंज्यूम्ड गुड्स मस्ट बी इंक्लूडेड, ठीक है, सेल्फ कंज्यूम्ड गुड्स मस्ट बी इंक्लूडेड। देखो जो गुड्स हम अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके वैल्यू को इंक्लूड करना है। यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। देखो कोई भी फार्मर है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो अन्न प्रोड्यूस करेगा, तो वो या तो उसको बेच सकता है या वो उसको सेल्फ कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो जब वो अगर वो उसको बेच देता तो उसका कोई वैल्यू जनरेट होता, ठीक है, तो उसी वैल्यू को हमें क्या करना है, इंक्लूड करना। अगर वो बेच देता तो वो वैल्यू जनरेट होगा, नहीं बेच रहा है वो खुद कंज्यूम कर रहा है, तब भी तो उसका एक वैल्यू है ना, जो उसने प्रोड्यूस किया उसका एक वैल्यू है ना, वो या तो खुद कंज्यूम करे या तो वो बाहर जाके बेच दे, उस वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पर भी ये अपॉर्चुनिटी का है, अगर मैं ये नहीं करता तो मैं ये करता हूँ, बट दोनों का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। Okay, now we will see a very classic example how to calculate value added. Okay, GVAMP. See, here you will clear every concept. See, value of output by primary sector is given to be 40, value of output by secondary sector is given 20, value of output by tertiary sector is 25, value of output purchased by primary sector 20, purchased by secondary sector 10, purchased by tertiary sector 15. Then we are given with NFIA, net indirect taxes and depreciation. NFIA is 50, net indirect taxes is 8 and depreciation is 12. Okay. मैंने अभी आपको बताया था कि GVAMP क्या होता है, वैल्यू एडेड होता है बाय डिफरेंट सेक्टर्स। वैल्यू एडेड मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब यहाँ पर 3 सेक्टर है, सो बाय डिफरेंट सेक्टर्स माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स बाय डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, देखो जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है डिफरेंट सेक्टर, देखो प्राइमरी सेक्टर में 40, सेकेंडरी 20 और इसमें 25, तो 40 प्लस 20 प्लस 25, ये क्या हो गया, जितने हमारे सेक्टर है इकोनॉमी में उसका टोटल वैल्यू हमें मिल गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें से जो उन्होंने परचेज किया, क्या उन्होंने प्रोड्यूस किया, नहीं परचेज किया है ना, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा टोटल। तो देखो
इन्होंने इतना परचेज कर लिया, प्राइमरी सेक्टर ने 20 परचेज किया, 20,000 का वैल्यू परचेज किया, सेकेंडरी सेक्टर ने 10,000 का वैल्यू परचेज किया और टर्शरी ने 15,000 का। ठीक है, तो देखो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स, ठीक है, वो हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 50। व्हाट इट ना स्टूडेंट्स, देखो डिफरेंट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर ने 40, सेकेंडरी 20 और टर्शरी 25। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल वैल्यू आ गया। उसमें से हमें क्या घटा देना है, जो उन्होंने परचेज किया है। तो प्राइमरी ने 20, सेकेंडरी ने 10, टर्शरी ने 15। ओके, नाउ इफ यू टोटल दिस 60 plus 25 comes out to be 85 minus 30 and 45. Got it? 20 plus 10 is 30, 30 plus 15 is 45. We are getting a value equivalent to 40. 85 minus 45 is 40. Okay. So GVA MP comes out to be 40,000 because it is given in thousand. Okay. Now we have to find the national income. National income क्या था? NNPFC. क्या था? NNPFC. Very easy. I have told you ना, GVA-MP is equivalent to GDP-MP. Okay, because it is producing domestically. So GDP-MP से हमें कहाँ जाना है? NNPFC तक जाना है. We will do this quickly. GDP-MP से gross से net जाना है. So we have to deduct depreciation. Now domestic product से national product तक जाना है, so we have to take a sum of net factor income from abroad and market price से factor cost में जाना है, so we have to deduct all type of net indirect taxes. So GDP MP is given out to be 40, depreciation कितना दिया हुआ है हमें 12, माइनस कर दो NFIA कितना दिया हुआ है 50 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है 8. ओके, सो सी 50 plus 40 is 90, 50 plus 40 is 90, minus 12 minus 8 is minus 20. So we are getting national income as 70,000. Okay, because it is given in thousand. So no, don't write this 3,000 because it is already given in thousand every value, so they are not taking it. Okay, so 70,000 is the national income generated by which method? Value added method. One point I want to add, that India currently calculate its national income by this method, value added method. Okay, one small change, it is 70,000. Just write it like that. Okay, because in the question it is given in thousand, so you have to just write the unit which is provided by the question paper. Okay, which is mentioned in the question paper. So 70,000 it is there, so you write it as thousand. Okay, 40,000. I am just telling to fetch maximum marks. ये छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है. सो जो हमारा क्वेश्चन पेपर में मेंशन है यूनिट, वही यूनिट इन दोनों में भी हमें लिखना है. किसी भी क्वेश्चन में हमें वही यूनिट को लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन पेपर में हमें दिया हुआ है. ओके, नाउ द फाइनल मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इज एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च. ठीक है, किसी भी तरीके का खर्च हो रहा है तो वो क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड इज गिवन बाय जीडीपी एमपी. प्लीज रिमेंबर कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है? जीडीपी एमपी मिलता है, which measures the final expenditure on gross domestic product at market price during an accounting year. जितना खर्च हो रहा है फाइनल एक्सपेंडिचर किसमें? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे एट मार्केट प्राइस, कब? किसी भी अकाउंटिंग ईयर में. ओके, सो सी बहुत ही धीरे धीरे समझेंगे तो कंपोनेंट्स हमें क्या याद होते जाएंगे, क्योंकि जाके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो रिमेंबर, देखो y जो है हमारा इनकम जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है?
कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। देखो हमारा जो इनकम है या इनकम किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, या तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से आ रहा है, या तो वो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उससे आ रहा है, या तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है उससे आ रहा है, और जो नेट एक्सपोर्ट्स हो रहा है विच इज एक्सपोर्ट्स माइनस इनपुट उससे हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x माइनस m। ओके, x इज एक्सपोर्ट्स एंड m इज इम्पोर्ट्स। ठीक है, देखो अब धीरे धीरे हर एक कैटेगरी को समझते हैं। कंजम्पशन, it is expenditure method, so automatically consumption expenditure। कंज्यूम कर रहे हैं कोई भी गुड्स, उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, किसी भी गुड को कंज्यूम करेंगे तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो दैट इज द एक्सपेंडिचर। सो इन कंजम्पशन वी टेक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। Okay, so final consumption expenditure I have written here. Final consumption expenditure will include दो सेक्टर से हो रहा है, या तो प्राइवेट सेक्टर से हो रहा है या तो गवर्नमेंट सेक्टर से हो रहा है। गवर्नमेंट कुछ कंज्यूम कर रही है तो उसका एक्सपेंडिचर, और प्राइवेट सेक्टर या हाउस होल्ड सेक्टर जो कंज्यूम कर रही है उसका एक्सपेंडिचर को मिला के हमें क्या मिल जाता है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वेरी इजी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। देखो हाउस होल्ड्स जो कंजम्पशन कर रही है उसका एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट जो कंजम्पशन कर रही है उसका एक्सपेंडिचर विल कम अंडर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वी हैव टू टेक द बोथ द सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। अब देखो हाउस होल्ड्स या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, गवर्नमेंट कब कंज्यूम करेगी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ कंज्यूम कर रही है और कहाँ खर्च कर रही है। देखो वो बहुत सारी सर्विसेज हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, तो एक तो डिफेंस हो गया, एक एजुकेशन हो गया, एक हेल्थ हो गया। ठीक है, डिफेंस मतलब जो भी आर्मी का जो भी देना होता है, जो भी उनको जरूरत होता है, डिप्लॉय बोलते हैं आई थिंक, डिप्लॉयमेंट। ठीक है, उनको जो भी जरूरत होता है वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, जो भी उनको वेपन वगैरह का जरूरत पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन, आप देखे होंगे यहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल्स है और बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो उसका जितना भी खर्च है ना, जितना भी एक्सपेंडिचर है वो कौन एनकर करती है, वो हमारी गवर्नमेंट करती है। तो वो जो खर्च एनकर कर रही है दैट कम्स अंडर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, सो एजुकेशन में कुछ पैसे जो वो खर्च कर रही है दैट वुड कम अंडर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड उसमें क्या क्या हो जाएगा, एजुकेशन के लिए अगर आप टीचर एम्प्लॉय करोगे तो उसको आपको सैलरी देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा परचेसेस फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये सारा हमारा किस में आ जाएगा, एजुकेशन सेक्टर में आ जाएगा। फिर हेल्थ सेक्टर में भी सेम। अब सेकेंड पार्ट इज, देखो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में सी और जी दोनों इंक्लूड हो गया, कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो किस में इंक्लूड हो गया, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का नाम दिया जा रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट चेंज इन द कैपिटल स्टॉक। जितना हमारा कैपिटल स्टॉक ग्रो करेगा उतना ही हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डायरेक्शन, जस्ट रिमेंबर दैट कैपिटल फॉर्मेशन अगर हो रहा है इसका मतलब हमारा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को भी दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखो बहुत ही धीरे धीरे इसको समझेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं करना है, बहुत इजीली समझ रहे हैं।
देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमारा कंजम्पशन वाला एक्सपेंडिचर इंक्लूड हो गया और हमारा गवर्नमेंट वाला एक्सपेंडिचर इंक्लूड हो गया। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या बचा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को इसके लैंग्वेज में, इसके वर्ड में क्या बोला गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ग्रॉस क्यों, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू ले रहे हैं कैपिटल का, उसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है। ओके, देखो अब डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को दो भागों में बांटा गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। एक फिक्स्ड अमाउंट है प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करके हमें क्या मिल जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। वेरी इजीली आई विल एक्सप्लेन। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब फिक्स्ड प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक। ओके, जहां पर भी आपको फिक्स्ड दिखेगा ना, जहां पर भी आपको फिक्स्ड दिखेगा उसमें आपको क्या ऐड करना है, चेंज इन स्टॉक। एंड चेंज इन स्टॉक इज नथिंग बट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड इट इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके ओके, अब देखो, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। बोला है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, 3 कंपोनेंट्स आते हैं। देखो, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो हमारा जितना भी बिजनेस है, बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इन्वेस्ट कर रही है वो आ जाएगा। हमारा गवर्नमेंट भी कुछ इन्वेस्ट करती है, जैसे प्लांट्स लगाती है, इक्विपमेंट्स लगाती है, मशीन्स लगाती है फॉर ग्रोथ, तो वो सारा किस में आ जाएगा, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और वो किसका पार्ट हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का वो पार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउसहोल्ड्स। जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उसमें जो भी कॉस्ट आ रहा है या जो भी एक्सपेंडिचर आ रहा है वो भी किसमें इंक्लूड हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। ठीक है, एक क्विक रिकैप देती हूँ, बहुत ही आराम से समझो। देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का 2 पार्ट है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और जहां पर वर्ड फिक्स्ड आ गया वहां पर हम क्या कर देंगे, चेंज इन स्टॉक को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और चेंज इन स्टॉक को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, अब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में भी 3 पार्ट्स आ गए। क्या क्या आ गया, जो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है, और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउसहोल्ड्स। ठीक है, और उसमें अगर हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, इट्स, आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर आप धीरे धीरे एक एक कंपोनेंट को समझोगे और आप ये समझोगे कि क्या क्या ऐड करना है, देन यू विल फाइंड इट इजी। ओके, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स तो आप लोगों को सबको पता है, नेट एक्सपोर्ट्स होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट किया मतलब बाहर किसी कंट्री को एक्सपोर्ट किया, उसका पेमेंट हमें मिला, और बाहर के कंट्री से कुछ इंपोर्ट किया, कुछ मंगाया, तो उसका पेमेंट हमें देना पड़ा। ठीक है, जो 2 पेमेंट का डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। एक्सपोर्ट का जो पेमेंट हमें मिला माइनस जो इंपोर्ट का पेमेंट हमें करना पड़ा, उस दोनों पेमेंट्स को मिला के जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स का वैल्यू। सो क्विकली आई वुड टेल यू जीडीपी एमपी। देखो, जीडीपी एमपी को 3 पार्ट्स में पहले डिवाइड कर दो। पहले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है और एक हाउसहोल्ड्स कर रही है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। उसके बाद वाला पार्ट क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बड़ा सा नाम देके इन्होंने क्या बोला है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन है, उसमें भी 2 पार्ट्स आ जाएंगे, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और जहां पर फिक्स्ड आ गया वहां पर हमें क्या ऐड कर देना है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको आम भाषा में हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टॉक।
और जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, जहां पर भी फिक्स्ड दिखे स्टूडेंट्स, वहां पर आपको क्या कर देना है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस कर देना है, विच मीन्स दैट चेंज इन स्टॉक को उसमें प्लस कर देना है। तो दोनों को प्लस करके हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसको भी बांटा गया है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को भी बांटा गया है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को कितने तरीके से, एक बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में बांटा गया है, एक गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में बांटा गया है, और तीसरा क्या बांटा गया है, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउसहोल्ड्स। जो हाउसहोल्ड्स कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बैठा रहे हैं या कोई भी कंपनी बैठा रहे हैं, तो उसका जितना भी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो किस में आ जाएगा, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउसहोल्ड्स में आ जाएगा। ओके okay, and then the third component is net exports, which is simply exports minus imports. Okay, very quickly see one numerical example of expenditure method. Okay, we are given government final consumption expenditure as 100 crores, indirect tax 120 crores, subsidy 60 crores, fixed capital formation 50, change in stock is given to be 40, depreciation is given to be 140, private final consumption expenditure is given to be 200, exports is 90, imports is 20, and NFIA is 300. Okay, so we will quickly calculate GDP-NP. Here we have to find GDP-NP, NNP-NP, NDP-NP, and national income. So guys, GDP-NP is nothing but क्या होता है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, उसके बाद क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स होता है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स दिया है, तो हम लोग कंपोनेंट्स को सेग्रीगेट करके करेंगे। पहला पार्ट क्या था, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ ओवरऑल होल नहीं दिख रहा है ना, तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर मैंने क्या बताया था, क्या क्या आता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दोनों को ऐड कर लीजिए। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 100 और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 200. ओके, now I have told that the second part is gross domestic capital formation. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पर हमें फिक्स्ड दिया हुआ है, तो मैंने अभी बताया ना, जहां पर भी फिक्स्ड दिखे वहां पर हमें क्या ऐड कर देना है, चेंज इन स्टॉक ऐड कर देना है। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, उसमें हमें क्या ऐड कर देना है, चेंज इन स्टॉक ऐड कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो देखो, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज 50 और चेंज इन स्टॉक इज 40. ओके, नाउ अब तो बहुत इजी हो गया। और जो थर्ड कंपोनेंट था वो क्या था, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, नेट एक्सपोर्ट्स इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। सो एक्सपोर्ट्स इज 90 and imports is 20. So we will quickly calculate it. 100 plus 200 is 300, 300 plus 50 plus 40 is 390, and this is 90 minus 20, which is 70. 90 minus 20 is 70, which comes out to be 460. मैंने बोला है ना, जो यहाँ पर दिया हुआ है वही वाला यूनिट हमें लिख लेना है। So GDP-NP एक और बार देख लेते हैं, 100 plus 300 plus 50 plus 40 plus 90 minus 20, 100 plus 200 300, 300 plus 50 350, 350 plus 40 is 390 and plus 70, तो 061 460 crore comes out to be GDP-NP. Now you have been given a homework of NNP-NP and NDP-NP. Please find it and comment. ओके, अगर आप लोग वीडियो देखते हो ना तो प्लीज डू कमेंट, उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आई नो दैट आई कांट पोस्ट वीडियोस फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई आल्सो हैव अदर ऑक्यूपेशन एंड आई हैव अदर वर्क, बट इट्स माय ड्यूटी टू पोस्ट सम वीडियोस. सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज डू कमेंट एंड शेयर माय channel with your friends as well, so that my channel, if my channel grows, then I would be able to post more and more videos. Okay, so
Now I have to calculate national income. What is national income? National income is NNPFC. Okay, we have find GDP MT. So from G to net, gross to net, we have to deduct depreciation. Okay, from domestic product to national product, we have to add NFIA. And from market price to factor cost, we have to deduct net indirect taxes. Quickly, चलो 460 आ गया. डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है 140. NFIA को प्लस कर दो 300. और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें डायरेक्टली नहीं दिया गया है. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. सो इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 120 and subsidy is 60. We can directly write 120 minus 60 is 60. Okay, इसको कैलकुलेट करते हैं. 460 plus 300 comes out to be 760. Okay, now 200 को माइनस करना है ना. 140 minus 61, 200. So it comes out to be 560 crores. So it comes out to be 560 crores. Yes, 560 crore. Okay guys, this was all about national income. I have tried to cover every part required in this chapter, from basic to high level to calculation. I have even shown you calculation also. So guys, if you like my channel and if you like my content and if you like my teaching style, then please do motivate me. Please subscribe my channel, like my channel, and do comment. Okay, share with your friends also. Thank you. Take care. Bye.